जय हिंद। मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग दस्तक। तो पहले आइए हम लोग कोरोना का अपडेट ले लेते हैं कि देश दुनिया में क्या हुआ। तो देश की अगर बात करें तो देश में जो कल रात में जो आंकड़े थे उनमें 114 नए कोरोना पॉजिटिव केस जुड़ गए हैं और अब ये संख्या देश भर में 29,572 हो गई। इन 114 जो नए केसेज आए इनमें 66 राजस्थान के हैं और 48 बंगाल से हैं। तो और बंगाल में इन 48 के साथ 697 कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या हो गई। तो ये देश की बात रही और दुनिया में आज खास बात ये रही कि कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या 30 लाख से ऊपर पहुंच गई है। 30,64,894 इस समय ये है। कल इसमें 69,222 नए कोरोना पॉजिटिव मामले जुड़े और 4,532 लोगों की मौत कल की तारीख में हुई। एक सुकून देने वाली, राहत देने वाली बात है कि अमेरिका में कल जो कोरोना पॉजिटिव मामले आए वो कम थे। कल सिर्फ 23,196 मामले आए। इसके अलावा मरने वालों की संख्या भी कम रही, 1,384। अमेरिका में लगातार 30,000, 35,000 इस तरह से डेली नए मामले आ रहे थे। तो 23,000 का आंकड़ा थोड़ा राहत देने वाला है और अमेरिका में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 10,10,356 हो गई है और आज वहां अब तक 151 नए मामले आ चुके हैं। मरने वालों की संख्या अमेरिका में 56,803 हो गई है। बाकी जगहों की बात हमने की थी कल, तो कोई खास उसमें वो नहीं है। ब्राजील बहुत तेजी से, ब्राजील में 945 नए मामले आ चुके हैं, 60 लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ कुल संख्या 67,446 हो गई है। जो दो देश जिन पर अब लग रहा है कि कोरोना वहां पर ज्यादा भयावह रूप लेने वाला है वो है रूस और ब्राजील। तो और इस ब्राजील को लेकर के, ब्राजील में दरअसल जिस तरह से चीजें हुई, वहां के राष्ट्रपति ने जिस तरह शुरू में हिला हवाली की और लापरवाही बरती, उसका नतीजा भी है कि ब्राजील में सारी चीजें मिसमैनेज्ड हैं और संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें अपने पड़ोसी देशों की तो लगभग वही बात है जो कल थी कि सऊदी अरब में 18,811 कोरोना मामले हैं, पाकिस्तान में 13,915 हैं, यूएई में 10,839 हैं, बांग्लादेश में 5,913 हैं और श्रीलंका में 588 हैं, नेपाल में 52 हैं और भूटान में 7 हैं। तो ये कुल मिलाकर के दुनिया का मामला है। अब जिस पर हम बात करना चाह रहे हैं, जिन चीजों पर हम बात करना चाह रहे हैं, जय हिंद महासागर, दिल्ली का अपडेट बताएं, आलमी साहब लिख रहे हैं। तो दिल्ली का अपडेट जो कल का था वही आज का है। मेरे पास कोई नया अपडेट इस तरह से नहीं है। तो जो कल की फिगर थी दिल्ली की, वही फिगर मेरे पास अभी है। 3,108 कोरोना पॉजिटिव दिल्ली में हैं और 54 लोगों की मौत हो चुकी है। तो रफीक अंसारी साहब नमस्कार। अब इस पर बात करते हैं कि 3 मई के बाद क्या होने वाला है। क्या अपने देश में लॉकडाउन जो चल रहा है वो लॉकडाउन हटा लिया जाएगा, लॉकडाउन ढीला होगा या लॉकडाउन फेज्ड मैनर और अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से उसमें तब्दीली होगी और उसमें रियायत दी जाएगी। दरअसल अब तक जो चीजें दिखाई दे रही हैं, जिस तरह प्रधानमंत्री ने कल मुख्यमंत्रियों की बैठक में कहा इकोनॉमी की चिंता ना करें, इकोनॉमी बहुत मजबूत है, उससे भले इकोनॉमी मजबूत है या नहीं ये पता चलता हो ना चलता हो या इस बारे में भ्रम फैलता हो, लेकिन ये जरूर पता चलता है कि सरकार इकोनॉमी की चिंता नहीं कर रही है और वो लॉकडाउन के पक्ष में है। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी, उड़ीसा और दूसरी जगह कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने की भी बात कही है। और लेकिन
साथ ही दिक्कत जो है वो दिक्कत ये कि पैसा कहाँ से आएगा और कैसे सारी चीजें चल पाएंगी, ये चैलेंज है बड़ा। इस चैलेंज से कैसे सरकार पार पाएगी ये देखना है। लेकिन एक बात बहुत साफ नजर आ रही है कि लॉकडाउन 3 मई के बाद फिर बढ़ने वाला है। हो सकता है कि कुछ जगहें जहां पर कुछ क्षेत्र जहां पर नए मामले नहीं आए हैं, जैसा मैंने कल आपको साउथ अफ्रीका का एक पूरा मॉडल बताया था, उस तरह से हो सकता है वहां पर लॉकडाउन खत्म हो जाए। लेकिन जिन जगहों पर लॉकडाउन रहेगा, जो रेड जोन्स होंगी, ऑरेंज जोन्स होंगी, उन जगहों पर लॉकडाउन और कड़ा होने के आसार हैं। ये जितना आसान अभी लग रहा था, उतना आसान शायद नहीं रहेगा। और जिन देशों में दुनिया में लॉकडाउन इतनी बुरी हालत के बाद भी लॉकडाउन ढीला कर रहे हैं या हटा रहे हैं, जैसे कल कैलिफोर्निया में ऐसा हुआ, तो कैलिफोर्निया में लोग किस तरह के लोग हैं कि वो भीड़ भड़क्के के साथ बीच पर निकल गए और वहां पिकनिक मना रहे हैं। जैसे लग रहा है कि देश से उन्होंने कोरोना को भगा ही दिया है। ये सब जगह हो रहा है और इसके खतरे बहुत बड़े हैं और इसके खतरे सिर्फ अमेरिका में नहीं होंगे। इसके खतरे, मान लीजिए कि इटली में कोई कुछ करता है, भारत में कुछ करता है, अमेरिका में कुछ करता है, इसके इसकी जो इस इन स्थितियों से जो खतरे पैदा हो रहे हैं, वो खतरे पूरी दुनिया को झेलने पड़ेंगे। वो खतरे इकोनॉमी के रूप में होंगे, वो खतरे रोग के रूप में होंगे, वो खतरे आवाजाही पर बंदिश के रूप में होंगे, वो खतरे जो जिस तरह की ट्रेड है उसके रूप में, ट्रेड पर जिस तरह का इम्पैक्ट आएगा उसके रूप में होंगे। इस बात को भी समझने की जरूरत है। ये बात कोई पता नहीं है, अमेरिका में भी लोग इन चीजों को नहीं समझते हैं। ये एक दिक्कत तलब तो है, लेकिन इससे ये भी निकलता है कि ऐसा नहीं है कि दुनिया में हर जगह मतलब दुनिया में दूसरी जगहों पर उल्लू नहीं पाए जाते हैं। सभी जगह उल्लू टाइप लोग हैं, जिनको दुनिया से मतलब ही नहीं है, सिर्फ अपने से मतलब है, अपने मजे से मतलब है, बाकी से मतलब नहीं है। तो ये चीजें अमेरिका में जो हो रही हैं ये खतरनाक हैं और इस तरह की चीजें यूरोप में भी हैं। फिलहाल यूरोप में भी लॉकडाउन खत्म करने की कोशिशें बहुत तेजी से चल रही हैं या उसको फेज्ड मैनर में हटाने की कोशिशें चल रही हैं। वो चाहे जर्मनी हो, वो चाहे फ्रांस हो, इवन ब्रिटेन में भी, इटली, स्पेन में भी, जहां पर इतनी ज्यादा त्राहिमाम इतना ज्यादा मचा हुआ है, उन जगहों पर भी ये कोशिश हो रही है। मेरी समझ में एक बात आ रही है, वो बात ये है कि जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जो लोग सोच समझ करके रणनीति बना रहे हैं, नीतियां बना रहे हैं, आगे की कार्य योजना तैयार कर रहे हैं, शायद उन लोगों के दिमाग में ये चीज है कि चूंकि कोरोना वायरस का कोई इलाज तो है नहीं, इसलिए कोरोना वायरस फैलने को रोका नहीं जा सकता, टाला जा सकता है। तो जितने ज्यादा टालेंगे उतना ज्यादा इकोनॉमी पर उसका बोझ पड़ेगा और जो जितना बढ़ना है वो बढ़ेगा तो बाद में फिर, या आप लॉकडाउन लगाए रखेंगे तब भी बढ़ेगा। तो शायद इन दोनों, ये जो बात है और इकोनॉमी को जो डैमेज हो रहा है, इस डैमेज को बचाने की कोशिश की दिशा में लोग सोच रहे हैं, हमें ऐसा लगता है। और क्योंकि बहुत लॉजिकल बात यह है, जो आपको भी शायद लॉजिकल लगे, कि अगर इसकी कोई दवा नहीं है तो फिर जितने लोगों में ये फैलना है फैलेगा, फैलेगा। और जो हर्ड इम्यूनिटी की बात कही जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में जब फैल जाएगा तो इसको नया शिकार नहीं मिलेगा और जो लोग हैं उन्हीं में इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी और इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी तो फिर ये वायरस निष्प्रभावी हो जाएगा। और इस दौर में जो लोग इम्यूनिटी नहीं पैदा कर पाएंगे, वो लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अभी तक की जो स्थितियां हैं वो इसी तरफ इशारा करती हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए, चीजें जाएंगी उसी तरफ। फर्स्ट वेव में रुक जाएगा, मान लीजिए थम गया, तो सेकेंड वेव है, फिर थर्ड वेव है। 1.5 साल का मामला है, 1 1.5 साल का।
तो उतने में चीजें, और इतने दिन तक लॉकडाउन रखने का मतलब है कि अधिकतर लोगों को गरीबी में ढकेल देना, ये भी सच्चाई है। और साथ में अगर आप नैतिक और भावनात्मक रूप से सोचें, तो जो जो होता है, जो भारी पड़ता है जो सोचना, और लोगों के दिमाग में उस चीज का प्रेशर रहता है कि लोगों की जान कितने लोगों की जाएगी, और क्या इसे बर्दाश्त किया जा सकता है? क्या ऐसा रास्ता करना चाहिए जिसमें लोगों की जान, ज्यादा लोगों की जान चली जाए? क्या सरकारों की कोशिश ये नहीं होगी कि जो जान का नुकसान है वो मिनिमाइज हो? तो मिनिमाइज हो, लेकिन ये मिनिमाइज तो तभी हो पाए, मान लीजिए प्लाज्मा थेरेपी की जो बात चल रही है, ये प्लाज्मा थेरेपी अगर 100% कारगर हो जाए तो फिर मिनिमाइज हो जाएगा। लेकिन अभी इतने कम लोगों पर इसका प्रयोग हो रहा है कि इसे ये कहना कि ये कारगर है, अभी जल्दबाजी होगी। जैसे रैपिड टेस्टिंग का मामला था, रैपिड टेस्टिंग में सारी किट्स बेकार निकल गई, और आज कल आईसीएमआर ने कहा है राज्यों से उनके पास जो भी किट्स बची हैं वो वापस कर दें। तो ये बात है। इसको मैं इस तरह से देख रहा हूं, लब्बो-लुआब ये है कि अपने देश में अभी लॉकडाउन और बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। कुछ जगहों को छोड़ करके बाकी जगहों पर, चूंकि जो जिले हमारे यहाँ हैं, हमें लगता क्या है एग्जैक्टली हैं, 50% से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना का प्रभाव है, और 100 से ज्यादा जिले ऐसे हैं। हालांकि कोई एक अमिताभ कांत जो सीईओ है नीति आयोग के, वो कह रहे थे 15 हॉट स्पॉट वो हैं जिन पर अपने को ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन मुझे लगता है अगर आप डेटा देखेंगे पूरे देश का, तो आपको 100 से ज्यादा जिले ऐसे नजर आएंगे जिन पर पूरी तरह ध्यान रखने की जरूरत है, जो हॉटस्पॉट की तरह हैं। और ऐसे ही 120 जिले और ऐसे हैं जहां पर जो किसी भी समय हॉटस्पॉट में तब्दील हो सकते हैं। तो ये जो 220 या 250 जिलों की जो बात है, ये 250 जिले अपने उसके 33% हो गए, और 33% अगर देश लॉकडाउन में रहेगा तो उसका असर बाकी 66% पर भी तो पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है, मान लीजिए बॉम्बे पूरा लॉकडाउन में रहता है, दिल्ली लॉकडाउन में रहता है, तो क्या इसका असर सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों पर पड़ेगा, या मुंबई के लोगों पर पड़ेगा, या पूरे देश के लोगों पर पड़ेगा? और दूसरी बात, जहां पर मान लीजिए पंजाब में, राजस्थान में या तमिलनाडु में, इन सब जगहों पर फैक्ट्रियां चालू भी कर दी जाएं, तो यहाँ जो श्रमिक काम करते थे वो श्रमिक कैसे पहुंचेंगे उन जगहों पर, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो श्रमिक अभी मान लीजिए वहां फंसे हुए हैं, उनको काम मिल जाएगा, वो काम करने लगेंगे। लेकिन जैसे ही मामला ढीला होगा, ट्रेन चलना शुरू होंगी, क्या वो श्रमिक वहां रुके रहना चाहेंगे? ये सब चैलेंजेस हैं जिनको सोचने की जरूरत है। तो ये तो पहली बात आज खत्म हुई, और दूसरी बात मैं करना चाह रहा था अर्नब गोस्वामी पर। अर्नब गोस्वामी के मामले में ढेर सारे लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि पुलिस ने उनसे 11 घंटे और कितने 12 घंटे पूछताछ की, और लग रहा है जैसे इस मूड में लोग नजर आ रहे हैं कि जैसे अर्नब गोस्वामी को सबक सिखा दिया गया है। मेरा यहां पर सोचना अलग है। मैं इसमें सोचता हूं कि अर्नब गोस्वामी एक जर्नलिस्ट हैं। जर्नलिस्ट ने अपनी राय रखी, गलत तथ्यों के आधार पर कुछ चीजों को तथ्यों के तौर पर पेश किया जो बहुत खतरनाक थे समाज के लिए, राजनीति के लिए, देश के लिए। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद उन उन पर इस बात के लिए जवाबदेह बनाना, या इसके लिए उनको आ, उन पर कार्रवाई करने की स्थितियां लाना, इसमें पुलिस को नहीं आना चाहिए था। ये अदालत में मामला चले, कोर्ट में चले, कोर्ट तय करे कि वो गलत है या सही है। पुलिस इसमें क्या तय करेगी? ये तो मामला दूसरी तरह का है।
इसमें मुझे लगता है कि अगर इन चीजों का सपोर्ट किया गया तो आज अर्नब गोस्वामी हैं, हम लोग खुश हो लें, कल हम हो सकते हैं। और महाराष्ट्र में अर्नब गोस्वामी है, उत्तर प्रदेश में कोई दूसरा हो सकता है, सिद्धार्थ वरदराजन हो सकते हैं, एम के वेणु हो सकते हैं, शेखर गुप्ता हो सकते हैं, रवीश कुमार हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, राजदीप सरदेसाई हो सकते हैं। और ऐसे ही फिर झारखंड में या बंगाल में कोई और। तो ये सिलसिला, ये चीज ठीक नहीं है। जर्नलिस्ट पर कैसे आप जो नियम कानून आपके यहाँ हैं, उन नियम कानूनों के तहत मानहानि का चल सकता है। उन्होंने वैमनस्यता फैलाने की साजिश, या जो भी आप जो कहना चाहें लोग, कि उनका जो बयान रहा या जो उन्होंने जो बातें कही हैं, उससे वैमनस्यता बढ़ती है, उससे हिंसा भड़क सकती है, उससे राजनीतिक कटुता बढ़ेगी, और वो तथ्य तथ्य से हटकर हैं, तथ्य नहीं है वो। इन सब के लिए क्या किया जाना चाहिए अगर कोई जर्नलिस्ट ऐसा करता है? क्या उसे तुरंत पुलिस भेज करके और जेल में बंद करा देना चाहिए, या फिर उसके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स शुरू करनी चाहिए? पुलिस प्रोसीडिंग्स नहीं, कि भाई आप कोर्ट में जाएं, कोर्ट में कहें, कोर्ट उनको नोटिस दे, वो कोर्ट में जवाब दें, कोर्ट उनको सुने और देखे कानून के आधार पर वो चीजें कहां टिकती हैं, और उसके हिसाब से फैसला दे दे, जैसा होता है कोर्ट। तो इसमें मेरी राय अलग है, मैंने आपसे पहले ही कहा, और मुझे लगता है कि ये गलत हो रहा है। और इसमें अर्नब गोस्वामी की बात नहीं है, इसमें बात है जर्नलिस्ट की। अगर गलत जर्नलिस्ट है, गलत काम कर रहा है, गलत चीजें प्रोपोगेट कर रहा है, समाज में वैमनस्यता बढ़ाने वाले विचार दे रहा है, तो उसको रोका जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके रोकने के तरीके क्या होने चाहिए, इस पर एक सभ्य समाज के तौर पर, एक डेमोक्रेसी के तौर पर हमें और हमारी स्टेट को सोचना चाहिए। इसके तरीके वो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये तरीके बहुत खतरनाक हैं। ये तरीके फिर कल को आप पर लागू होंगे, किसी दूसरे जर्नलिस्ट पर लागू होंगे, तो ये बड़ा खतरनाक है। दूसरी बात ये कि जो लोग अब ये सवाल उठा रहे हैं तमाम, कि अब अभिव्यक्ति स्वतंत्रता वाले और ये सब कहाँ गए, क्या बोल रहे हैं, उनको भी मेरा वो है कि आप भैया आप अपनी देखिए कि आप अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पे क्या बोलते रहे, दूसरे क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, इससे आपको क्या फर्क पड़ना चाहिए? भाई आप क्या कर रहे हैं ये देखिए, और दूसरे क्या कर रहे हैं इस पर जाने का कोई जरूरत नहीं है। ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं कि भाई ये जर्नलिस्ट क्यों नहीं बोल रहा है। अरे जर्नलिस्ट नहीं बोल रहा है कि तबलीगी जमात को लेकर के इतना हल्ला मचाया गया और हर जगह इस तरह से पेंट कर दिया गया, सरकार से लेकर के और लोगों तक, समाज के स्तर पर, कोरोना जिहाद से लेकर के और थूकने चाटने तक, सारी चीजें ऐसी फैलाई गई कि एक बड़ी अजीब सी विकट स्थिति इस महामारी के दौर में अपने देश में खड़ी हो गई। लेकिन असलियत क्या है, ये इस बात से समझ में आता है। 3 पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूंगा, बहुत ही क्रिस्प। पहला पॉइंट कि हमने आपको 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले एक वीडियो बताया था कि तमिलनाडु में ढेर सारे तबलीगी जमात के लोग जो कोरोना पॉजिटिव से रिकवर कर गए हैं, उन्होंने प्लाज्मा थेरेपी के लिए अपना ब्लड देने की इच्छा जाहिर की है और अस्पतालों में नाम दर्ज कराए। दिल्ली में कल कई लोगों ने, तबलीगी जमात के, जिनका जो रिकवर कर गए हैं कोरोना से, उन लोगों ने ब्लड दिया भी, और इसको लेकर के बहुत सारे लोगों ने तारीफ भी की। लेकिन जिस तरह से, चलिए पहले बात पूरी कर लेते हैं। तो एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये कि मौलाना साद
जिनको लेकर के जिन पर गिरफ्तारी और कहा गया भाग गए हैं, छुप गए हैं, मौलाना साहब को लेकर के जो बातें कही जा रही हैं, और ठीक है उन पर ईडी का शिकंजा कस रहा है, ईडी पूछताछ कर, शिकंजा कसना नहीं कहना चाहिए, कि भाई जो उनके पास फंड्स आते हैं उनका ईडी पूछताछ कर रही है, जांच कर रही है उसकी। अब उस जांच में क्या निकलेगा पता नहीं। और तीसरी बात ये है कि अभी भी कई जगहों से इस तरह की बातें सामने आती हैं कि जब वहाँ लोग पहुंचे क्वारंटाइन करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के, तो उन पर पथराव हुआ। लेकिन साथ ही इसके साथ ही दूसरी बातें भी सामने आती हैं कि जब स्वास्थ्य विभाग के लोग या टीम किसी मोहल्ले में पहुंची, और मैं स्वाभाविक तौर पर मुस्लिम मोहल्ले की बात कर रहा हूं, तो जब वहां पहुंची तो उसका स्वागत भी हुआ। स्वागत वाली खबरें टेलीविजन पर आती भी हैं, अखबारों में आती भी हैं, तो हम उसे सरसरी निगाह से पास ऑन कर देते हैं, उस पर तवज्जो नहीं देते हैं। और जब ये खबर आती पथराव हुआ, तब हम उसको ध्यान से पढ़ते हैं। हम लोगों को बहुत पहले एक चीज़ बताई गई थी कि जो पॉज़िटिव चीज़ें होती हैं, जो सकारात्मक, वो खबर ही नहीं है। जो नेगेटिव है वही खबर है, और उसी में लोग उसी में चौंकते हैं, वही पढ़ना चाहते हैं। तो शायद यहाँ भी वही बात हो। लेकिन सच्चाई ये है कि कई जगह इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, जहाँ पर कोरोना के से लड़ने वाली जो टीम है, वो टीमें जब पहुँचती हैं तो उनका स्वागत किया जा रहा है, उन पर फूल भी बरसाए जा रहे हैं। लेकिन साथ में सच्चाई ये भी है कि कई जगहों पर कोरोना से लड़ने वाली टीम जब पहुँचती है तो उस पे पथराव भी किया जाता है। ये है क्यों? ऐसा क्यों है? ये सोचने की बात है। इसमें बहुत सारे लोगों की भूमिका हो सकती है, इसमें उन लोगों की भूमिका हो सकती है जो समुदाय के तौर पर समुदायों के आका बनते हैं, उनके नेता बनते हैं, या समुदाय को भड़का करके, एक पर्टिकुलर समुदाय को भड़का करके और दूसरी तरफ अपनी इमेज खड़ी करना चाहते हैं। दोनों तरह के लोग हो सकते हैं। इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। अब मैं उस पॉइंट पर आ रहा हूँ कि ये 3 पॉइंट मैंने आपको बताए, इन 3 पॉइंट में सबसे भारी पॉइंट कौन-सा है? उस पर ज़्यादा बात नहीं हो रही है, और जो कहीं-कहीं चीज़ें हो रही हैं, उन पे ज़्यादा बात हो रही है। जैसे तमिलनाडु वाली बात कितने लोगों ने बताई थी। दिल्ली में कल प्लाज़्मा दिया, ये टेलीविज़न ने दिखाया है, कई टेलीविज़न ने दिखाया है, लेकिन वो इतने चलते-फिरते रेफ़रेंस में दिखाया कि उसका कोई मतलब नहीं रह गया। और जो जो ज़्यादा चीज़ दिखाई जाती है, वो दूसरी जगह कहीं दिखाई जाती है कि भोपाल में वो भोपाली कोई मुस्लिम नाम है, मुस्लिम लड़का है वो कह रहा है ये खाना नहीं खाएँगे, हमें तो बिरयानी और मटन चिकन चाहिए। इसको दिखाया जाता है। सोशल मीडिया पे भी हो सकता है चलने लगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि तबलीगी जमात भी, उसके लोग, जिन लोगों को कोरोना पॉजिटिव हुआ है, ये नहीं समझा जाना चाहिए कि वो जानबूझ करके कोरोना लेकर के आए और अपने शरीर में प्रवेश करा दिए और दूसरे शरीरों में प्रवेश कराना चाहते हैं। ये नहीं समझा जाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो कहते हैं छिपाया, तो ये तो टर्मिनोलॉजी है पुलिस की और पॉलिटिकल क्लास की और अखबारों की। अगर किसी स्कूल में, किसी घर में 4 लोग मिल जाते हैं, तो ये नहीं कहा जाता है कि 4 लोगों को वहाँ बरामद किया गया, छिपाए हुए थे 4 लोगों को। वो ये कहा जाता है कि भई वहाँ 4 लोग रुके हुए थे, दोनों में अंतर है। लेकिन जैसे ही हम आते हैं मस्जिद पर, मदरसा पर, ऐसे कि तब ये कहा जाने लगता है कि वहाँ पर छिपे हुए लोगों को बाहर निकाला गया। और ये टर्मिनोलॉजी लोगों के दिमाग को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। इस टर्मिनोलॉजी पर अगर सरकार संजीदा है चीज़ों को लेकर के और इसे बढ़ने नहीं देना चाहती, तो उससे सबसे पहले अपने डिपार्टमेंट्स में
एडमिनिस्ट्रेशन में, पुलिस में इस तरह की टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करने पर रोक लगा देनी चाहिए, जब तक कि वैसी चीजें ना हो। लेकिन हो सकता है कि भाई छुपाने वाले ही धारा उस पर चल रही हों। तो अखबार जर्नलिस्ट को अपना एक सेल्फ कोड बनाना चाहिए जिसमें वो कहें जब तक वो सही-सही पता नहीं कर लेंगे, तब तक इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करें कि छुपाया गया था उनको। अगर इससे काफ़ी चीज़ें बन सकती हैं, काफ़ी चीज़ें सुधर सकती हैं अगर सिर्फ़ हम जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उन शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ कर करें या उन पर रोक लगा दें, जो नेगेटिविटी फैलाने वाले हैं, जो वैमनस्यता फैलाने वाले हैं। तो आज की बात इतनी ही है। तो ये रही आज की बातें और मैं फिर से एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर लूँ कि हमारे वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लगते हैं, हमारे लाइव शो में जो चर्चा होती है वो आपको ठीक लगती है, तो आप हमारे वीडियोज़ और हमारे लाइव शो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और व्हाट्सएप पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। साथ में ये लिखना मत भूलिए कि इन वीडियोज़ में आपको क्या अच्छा लगा और ये वीडियोज़ दूसरे लोग क्यों देखें। इसके अलावा हमारे चैनल अनब्रेकिंग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और उनको प्रेरित कीजिए कि वो इसको सब्सक्राइब करें और इससे क्या होगा तमाम तरह के लोग इस अनब्रेकिंग कम्युनिटी में शामिल होंगे और ये अनब्रेकिंग कम्युनिटी एक अनब्रेकिंग भारत की तरह विशाल और विविध होती जाए, तब यहाँ पर जो बातें हम लोग करेंगे सब लोग मिल कर के, सबकी राय जो आएँगी, उनका महत्व भी बढ़ जाएगा और उनका इम्पैक्ट भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए आपसे इस मदद की दरकार है। तो इसी के साथ आज की बात खत्म करते हैं। शाम को फिर मिलेंगे और बीच में कोई ऐसा इश्यू मुझे लगा तो उस पर वीडियो मैं डालूँगा। आप उसे देखना ना भूलिएगा और बाकी आप अपना ध्यान रखिए। कोरोना के समय में एहतियात बरतने के अलावा बचाव का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सरकार जो कुछ भी सलाह दे रही है, जो कुछ भी एहतियात बरतने को कह रही है, उनका अक्षरशः और रिलिजियसली पालन कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। ये आपके अपने लिए ज़रूरी है, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, आपके पड़ोस की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है और आपके समाज और देश की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।